नमस्कार विद्यार्थी मित्र। ग्रामर विभाग में देखेंगे हम निबंध। तो निबंध में निबंध किस तरह से लिखना है, निबंध क्या है, इसकी रचना कैसे हुई, कहाँ से आया, उसके बारे में हम जानेंगे। तो निबंध शब्द नी और बंध से के योग से बना है। मतलब नी और बंध का जो योग है उन शब्दों को मिलाते हैं तो निबंध बनता है, जिसका अर्थ होते है बंधा हुआ। मतलब बंधा हुआ एक बांधी हुई चीज। यह साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। और ये क्या है? साहित्य का पूरा महत्व, एक उस जैसे शरीर का एक महत्व अंग है हम दिल, इसी तरह साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है निबंध। इसे लिखने के लिए अध्ययन और अभ्यास की आवश्यकता होती है। मतलब इसे लिखना है तो हमें अध्ययन, उसके बारे में जानकारी, और अभ्यास भी, हमें उसके बारे में पूरी माहिती, हमारे पास उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अच्छे निबंध में निम्नलिखित गुणों का समावेश होना चाहिए। जो निबंध अच्छे होते हैं तो जिनके अंदर उसके जो निम्नलिखित गुण, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसके बारे में लिखा जा रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी है, ये सब चीज़ों का क्या अंदर समावेश, मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। तो पहला है यहाँ पर, निबंध में एक समान भाव व्यक्त करने वाले वाक्य एक स्थान पर होने चाहिए। जैसे कि हम कोई चीज़ का मतलब लिखते हैं तो कहानी या कुछ भी, इसी तरह निबंध में भी जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वाक्य कैसे होने चाहिए? एक समान भाव वाले होने चाहिए। दूसरा है इसका, निबंध के आकार का भी ध्यान रखना चाहिए। निबंध में मूल भाव से संबंधित भाव छूटना नहीं चाहिए और अनावश्यक बातों को लिखकर निबंध के विस्तार से भी बचना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि निबंध को जो आकार है, उस आकार का मतलब उसकी सीमा कितनी है, कितने वाक्यों में लिखना है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। उसका निबंध के अंदर जो मूल भाव है, वह जो मूल जिस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं वह छूटना नहीं चाहिए। अनावश्यक बातें, मतलब इधर उधर की जो नहीं ज़रूरी हैं, ऐसी बातों को हमें निबंध में नहीं लिखना चाहिए कि जिससे निबंध बहुत बड़ा दिखे और अच्छा दिखे। इन सब बातों से हमें बचना चाहिए। अधिक शब्द निबंध को बोझिला बनाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा शब्द होते हैं तो वो निबंध को बोझिला बनाते हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाला होता है और जो लिख रहा है, दोनों में फिर क्या हो जाता है कि उसके अंदर की जो रुचि है वह ख़त्म होने लगती है, जो रस है वो दिखाई नहीं देता। तीसरा देखेंगे, निबंध की भाषा भावों के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब निबंध की जो भाषा है, जो इस निबंध को हम किस विषय पे लिख रहे हैं उसके भाव के अनुकूल ही होना चाहिए। उसके अंदर के जो भाव प्रतीत होते हैं उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार ही अंदर के जो शब्द है, जो भाषा है वह होनी चाहिए। निबंध की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सभी की समझ में आ जाए। मतलब भाषा सरल और सीधी होनी चाहिए, तो जाके जो निबंध लिख रहा है और जो निबंध पढ़ रहा है या जो समझ रहा है, तो उनको वह सारे शब्द कैसे होने चाहिए, उसकी भाषा एकदम आसान होनी चाहिए, जिससे कि वह पढ़े तो उसको अंदर निबंध में क्या लिखा गया है वह उसे आसानी से समझ में आ जाए। भाषा की क्लिष्टता से बचना चाहिए। मतलब भाषा इतनी भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा हार्ड या कठिन नहीं लिखनी चाहिए कि जिससे लोगों को ना समझ में आए। तो इन सब चीज़ों से हमें निबंध में बचना चाहिए। चौथा है, यथासंभव प्रसंगों के अनुसार सूक्तियों, मुहावरों, लोकाकृतियों आदि का प्रयोग करके निबंध में रोचकता एवं सजीवता लाई जा सकती है। हम यहाँ पे देखेंगे कि निबंध के जो प्रसंग है, हमने जो निबंध लिखा है उसमें एक के बाद एक जो प्रसंग है, जो सूक्तियाँ हैं, मुहावरों का भी प्रयोग होता है, लोकोक्तियाँ मतलब कहावतों का भी प्रयोग होता है, और इन्हीं सभी चीज़ों से निबंध में रोचकता और सजीवता मतलब जान आ जाती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे आपको कौन सा निबंध लिखना है। तो यहाँ पर है निबंध है वसंत राज। वसंत राज जो निबंध है, इस निबंध में ऐसा है कि वसंत राज में हम यहाँ पर वसंत राज देखेंगे, जो ऋतुओं का राजा है। वर्षा ऋतु भी कहा जाता है, पर यहाँ पर वसंत ऋतुओं की राजा है। तो हमको पहले निबंध के पहले पैराग्राफ में, पहले फक्र में क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है, कहाँ पर हम श्लोकों का भी मतलब कविताओं का भी अंदर समावेश कर सकते हैं, आखिर में निबंध को किस तरह से पूर्ण किया जाता है वह भी हमें बहुत ही मायने रखता है। तो अब हमारा निबंध यहाँ पर शुरू होता है।
ऋतुराज वसंत। तो जिसमें पहला पैराग्राफ है, भारत वह सुंदर देश है जिस पर प्रकृति ने अपना सदैव उन्मुक्त हाथों से लुटाया है। भारत का सौंदर्य बढ़ाने के क्रम में ही यहाँ 6 ऋतुएं बारी बारी से आकर अपना सौंदर्य बिखेर जाती है। मतलब देखें कि भारत देश है वह एक खूबसूरत देश है और प्रकृति प्रधान है, खेती वाला देश है। तो यहाँ पर देखो तो चारों तरफ क्या है, भारत में खूबसूरती ही आपको देखने मिलेगी और खूबसूरती अपने दोनों हाथों से भारत लुटाता है। मतलब चारों तरफ आप हिमालय देखो, हिमालय पर्वत है, गंगा नदी है, आप देखो तो हरे भरे खेत हैं, पेड़ पहाड़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारत की शोभा बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर देखो तो ऋतुओं में बारी बारी से कितनी 6 ऋतुएं आती हैं। हम पूरे साल में 6 ऋतुओं का अनुभव करते हैं और उसके हम मज़े भी लूटते हैं। और इसी तरह वो अपना सौंदर्य भी, हर ऋतु अपना सौंदर्य है, अपना महत्व है, वो अलग अलग तरीके से बताती है। उसमें कौन से फूल फल पेड़ पौधे क्या मतलब नए नए जो खिलते हैं वह हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, एक ऋतु में कड़ाके की सर्दी का मज़ा है तो दूसरी ऋतु में गर्मी का। कुछ ऋतुओं में अधिक सर्दी होती है ना अधिक गर्मी। ये 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। इनमें वसंत को ऋतु राजा कहा जाता है। मतलब यहाँ ऋतुओं के नाम है, ग्रीष्म मतलब गर्मी, वर्षा माने बारिश, शरद और हेमंत ये है थोड़ा थोड़ा ठंडी वाला ऋतु है, और शिशिर और वसंत मतलब बसंत में खूब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। बसंत में लोग झूले डाल के पेड़ों पे, और उसी टाइम पर पपीहा, मोर पपीहा नाचते हैं, और वसंत में पतझड़ भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए वसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है। अब हम दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे, भारतीय महीनों के अनुसार वसंत ऋतु फागुन महीने से शुरू हो जाती है। अगर हम भारत के महीनों के अनुसार देखेंगे तो जो वसंत ऋतु है वो फागुन महीने से शुरू होती है। जैसे कि ठंडी ठंडी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, ठंडी का पीछे का भाग है वह फागुन ऋतु है। अगले 2 महीने चैत और बैसाख में यह ऋतु चरम पर होती है। मतलब चैत और बैसाख का जब महीना होता है तब ये ऋतु चरम पे होती है, मतलब इसका पूर्ण होने का समय होता है। यह ऐसी ऋतु है जिसमें ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी होती है। समशीतोष्ण होने के कारण मौसम अत्यंत सुहावना होता है। मतलब इन महीनों में क्या होता है, जब चरण सीमा पे मतलब ख़त्म होने के टाइम पे होती है तो ना ज़्यादा ठंडी और ना ज़्यादा गर्मी होती है। उस वक्त हवाएं भी चलती हैं और क्या है, जो पूरे साल के जो नए पत्ते हैं वह झड़ते हैं और फिर नए पत्ते पेड़ों पर लगते हैं। शिशिर ऋतु की कड़ाके की ठंड में पेड़ पौधे के पत्ते गिर जाते हैं। मतलब शिशिर ऋतु है जो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो इस समय क्या होती है कि कड़ाके की ठंडी पड़ती है। तो जैसे कश्मीर में देखो तो वहाँ पे बरसात गिरती है, हिमपात होता है, तो पेड़ के जो पत्ते हैं वह गिरने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके वस्त्र छीन कर नग्न अड़ंग खड़ा कर दिया। मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने उनके कपड़े उतार लिए हैं और वे नंगे खड़े हुए हैं। वसंत का आगमन इन वृक्षों के लिए ऐसा होता है, और इसीलिए यहाँ पर वसंत का जो आगमन है इन वृक्षों के लिए ऐसा होता है क्योंकि उस समय नए नए कोमल कोमल उनके जो है अंकुर जो फूट कर निकलते हैं और नए नए पत्ते आते हैं। मानो वह इन सभी के लिए रंग बिखेरे चटकीले वस्त्र लेकर आया है। मतलब ऐसा लगता है कि इनके लिए नए वस्त्र लेके चटकीले मतलब खूब गहरे गहरे हरे रंग के पत्ते, कुमले कुमले जो उनके जो कोमल हैं वो खिल के अंकुर निकलते हैं और पत्ते निकलते हैं। तो ऐसा लगता है कि चटकीले रंग के वे हरा हरा सभी तरह प्रकृति का वातावरण झाड़ों पे दिखाई देता है, जिन पर चटक रंगों के फूलों का प्रिंट हो और साथ में रंग बिरंगी जो गहरे रंग के फूल भी दिखाई देते हैं। पेड़ों पर नई नई कोपलें तथा नर्म नर्म पत्तियां आनी शुरू होती हैं। मतलब देखें तो पेड़ों पे नई नई जो कोपलें जिसे हम कहते हैं अंकुर फूटते हैं वो छोटे छोटे से वो, और नई नई पत्तियां भी दिखाई देती हैं। इन कोपलों में छिपी होती हैं, और इसमें ये क्या है, ये जो कोपलें हैं वे छिपी हुई होती हैं। नाना प्रकार के रंग और महक छिपाए कलियां जो खिलकर मनोहारी फूल बन जाती हैं। अब छोटी छोटी सी कोपलों के बीच में
ये कलियां छुपी होती हैं और वो छोटी छोटी सी होती हैं, और जिसकी वजह से वह खिलकर एक फूल का रूप धारण कर लेती हैं। चारों ओर चारों ओर सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरा नजर आता है, और देखें तो चारों तरफ क्या है, खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई देती है। वनों, उपवनों तथा कुंजों में वसंत की उपस्थिति अनायास ही मन को मोह लेती है। और देखो तो हमें जो चारों तरफ इस सारी खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा देखकर, जो उपवन है, जंगल है, पेड़ पहाड़ पौधे, बाग बगीचे, तो ये क्या है, अनायास हमारा जो मन है अपनी तरफ खींच लेती है, मोह लेती है, आकर्षित करती है। सर्वत्र नवजीवन आ जाता है और ऐसा लगता है कि फिर से नया जीवन खिल उठा है। खेतों की लहराती हरी फसलों के बीच सरसों के पीले फूलों की अपार राशि देखकर लगता है कि प्रकृति अपना श्रृंगार करके पीली ओढ़नी ओढ़े ऋतुराज के स्वागतार्थ उपस्थित हुई है। मतलब यहाँ पर देखा है कि हरे हरे खेत लहरा रहे हैं और उसमें पीले पीले सरसों के फूल खिले हुए हैं, और ऐसा लगता है कि वहाँ पर उन खेतों ने पीले रंग की दुपट्टा मतलब ओढ़नी ओढ़ ली है, दुपट्टा ओढ़ लिया है, चादर ओढ़ ली है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा खूबसूरत, जैसे लगता है पूरा स्वर्ग ही पूरा उपस्थित हो, स्वर्ग ही फैला हो चारों तरफ। इस समय तक आम तथा कटहल आदि के वृक्षों पर छोटे छोटे फल दिखने लगते हैं। मतलब आम और कटहल के जो पेड़ हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से आम के छोटे छोटे से बोर और मतलब छोटे छोटे आम और कटहल लदे हुए लगने लगते हैं। खेतों में अनेक प्रकार की सब्जियां तैयार होकर वसंत की समृद्धि का एहसास कराती हैं। मतलब खेतों में बहुत तरह की आपको सब्जियां देखने मिलेंगी, विविध तरह की। खिले फूलों पर मंडराती तितलियां देखकर ऐसा लगता है मानो फूल ही उड़कर एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हुए वसंत के आगमन की सूचना देते फिर रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि तितलियां हैं फूलों पे, खेतों में, सभी जगह मंडराती फिर रही हैं, और वह खूब घूम रही हैं, फिर रही हैं, और सब जगह जा जाकर वसंत ऋतु का जो है वो आगमन सबको सुचा रही है, मतलब बता रही हैं जाकर लोगों को। फूलों पर बैठती, इधर उधर उड़ती हैं और घूम रही हैं और खूब शोर मचा रही हैं तितलियाँ। खिले फूलों पर भौरों की गुंजन, कोयल की सुरीली कूक तथा सुगंधित हवा वातावरण को मादक बना देती है। यही सब देखकर कवि वर्ष हरिश्चंद्र ने कहा होगा। मतलब ये सारी चीज़ें जब होती हैं, कोयल की कूक है और यहाँ पर उसकी सुरीली गूंज और कूक है, इन सब बातों को देखकर हवा भी खूब खुशबूदार है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र जी ने एक पंक्ति लिखी है, सखी आयो सावन ऋतुन को कंड चहु दिसी फूली रही सरसों। मतलब ए सखी, वसंत ऋतु आ गई है और खेतों में देखो तो ये जो सरसों के फूल खिले हुए हैं। शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसों। मतलब ये ठंडी ठंडी जो हवा है, खुशबूदार जो हवा है, वह हमें क्या सता रहे, हार भयो गरसों। मतलब यहाँ पर जो ठंडक की जो है अब वो ठंडक जा रही है, खुशबूदार ही वातावरण है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ऋतु अत्यंत उत्तम होती है। मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह ऋतु है सबके लिए बहुत ही अच्छी होती है, मनुष्य के लिए और प्राणी पक्षियों के लिए भी। इस समय शरीर में रक्त संचार बढ़ जाता है और शरीर का जो रक्त संचार है, जो खून है, वह बढ़ जाता है। मन उन्मत्त होकर झूमने लगता है और मन क्या है, खूब खुशी से झूमने लगता है, नाचने लगता है। इस ऋतु में प्रातः काल का भ्रमण अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक होता है। मतलब इस ऋतु में हम सुबह सुबह में अगर घूमने जाए, टहलने जाए तो बहुत ही हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। वसंत पंचमी तथा होली इस ऋतु के मुख्य त्यौहार है। हम देखें तो वसंत पंचमी और होली ये वसंत ऋतु के मुख्य सबसे बड़े त्यौहार हैं। वसंत हर्ष उमंग उत्साह और उल्लास का त्यौहार है, और वसंत है जो हर्ष और उमंग, खुशी और उल्लास और उमंग का मतलब यह त्यौहार है। हमें ऋतु राज वसंत का स्वागत करने को तत्पर रहना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, ऋतु राज वसंत का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
नमस्कार विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर आपका निबंध पूर्ण होता है। निबंध कैसे लिखा जाता है, क्या तरीका है, वह मैंने आपको बताया है और उदाहरण के तौर पे एक निबंध भी मैंने आपको बताया है। इसी तरह अगर आपको और कोई भी निबंध दिया जाए तो आप उसको लिख सकते हो। नमस्कार।